हमारे पास एक डेरिवेशन है बेटा, और उस डेरिवेशन के क्वेश्चंस के बारे में हम बात करते हैं। बहुत गौर से सुनना, एक सवाल लिखा हुआ यह है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ए एंड टेंशन टी इन अ स्ट्रिंग व्हेन टू बॉडीज आर हैंगिंग वर्टिकली। इट मींस ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ए एंड टेंशन टी इन अ स्ट्रिंग व्हेन टू बॉडीज आर हैंगिंग वर्टिकली। कहा यह गया कि अगर हम दो बॉडीज को वर्टिकली हैंग करवा दें और उस कंडीशन के अंदर सिस्टम जो एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करवाए, हम उसके एक्सेलरेशन के बारे में और उसके टेंशन के बारे में यहां पर डिस्कस करते हैं। सो इस कंडीशन को डील करने से पहले सबसे पहली बात, जब कभी हमें एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना हो या टेंशन को कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के मेथड कौन से होते हैं बेटा, बोर्ड पे देखेगा। जब कभी किसी क्वेश्चन के अंदर या किसी भी डेरिवेशन के अंदर हमसे कहा यह जाए कि आप एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करें, तो हमारे पास दो मेथड होते हैं एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए। या तो हम एक्सेलरेशन को चेंज ऑफ वेलोसिटी से कैलकुलेट करते हैं, या फिर हम एक्सेलरेशन को अनबैलेंस फोर्स से कैलकुलेट करते हैं। चेंज ऑफ वेलोसिटी से हम कैलकुलेट करते हैं या फिर हम अनबैलेंसिंग फोर्स से कैलकुलेट करते हैं। इस वक्त हमें जो डेरिवेशन में कहा यह गया कि अगर हम दो बॉडीज को वर्टिकली हैंग करवा दें, अगर हम किसी भी सिस्टम को वर्टिकली हैंग करवाएं, अगर हम दो बॉडीज को वर्टिकली हैंग करवा दें, तो वर्टिकली हैंग करवाने की वजह से सिस्टम में जो अनबैलेंसिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी, सिस्टम जो एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करेगा और सिस्टम में जो टेंशन प्रोड्यूस होगी, हमें यहां पर उसके एक्सेलरेशन को और उसके टेंशन के बारे में बात करनी है। इट मींस सवाल है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन अ स्ट्रिंग व्हेन टू बॉडीज आर हैंगिंग वर्टिकली। अगर हम दो बॉडीज को वर्टिकली हैंग करवा दें और सिस्टम अगर अनबैलेंस हो जाए तो सिस्टम जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, हमें यहां पर उसके एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है। और इसमें कभी मैंने आपसे एक बात ये बताई कि बेटा जब कभी हमें किसी भी डेरिवेशन में एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना हो तो एक्सेलरेशन को हम दो मेथड से कैलकुलेट करते हैं। या तो एक्सेलरेशन को हम चेंज ऑफ वेलोसिटी से कैलकुलेट करते हैं या फिर एक्सेलरेशन को हम अनबैलेंसिंग फोर्स से कैलकुलेट करते हैं। इस वक्त हम यहां पर जो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे वो अनबैलेंसिंग फोर्स से कैलकुलेट करेंगे। इट मींस हम यहां पर अनबैलेंसिंग फोर्स के मेथड को यूज करेंगे और अनबैलेंसिंग फोर्स के मेथड को यूज करके हम यहां पे डेरिवेशन को परफॉर्म करवाएंगे। सो मेरा बेटा बोर्ड पे देखिएगा बहुत ध्यान से, इस वक्त हमें यहां अनबैलेंसिंग फोर्स के सिस्टम को यूज करना है और अनबैलेंसिंग फोर्स को यूज करके हमें डेरिवेशन को परफॉर्म करवानी है। इट मींस मेरा बेटा अब क्वेश्चन की कंडीशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वो हमसे कहता ये है कि अगर हम दो बॉडीज को वर्टिकली हैंग करवा दें और सिस्टम अगर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करे तो उस एक्सेलरेशन को आप कैलकुलेट करें। अब हम किस तरह से करेंगे इस कंडीशन को गौर से देखेगा। पहली बात तो ये क्लियर हो गई है कि हम यहां अनबैलेंसिंग फोर्स से एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे। हमने सबसे पहले कंसीडर किया दो बॉडीज को और इन दोनों बॉडीज को मैंने स्ट्रिंग से अटैच करवाया। मतलब दो बॉडीज को हम कंसीडर करते और इन दोनों बॉडीज को हम एक स्ट्रिंग से अटैच करवाते हैं। मेरे पास दो बॉडी है, एक बॉडी है जिसका मास m1 है और एक बॉडी है जिसका मास m2 है। दोनों बॉडीज को एक स्ट्रिंग के लिया, स्ट्रिंग के एक एंड पे एक बॉडी को अटैच किया, स्ट्रिंग के अनदर एंड पे एक और बॉडी को अटैच किया और इन दोनों बॉडीज को मैंने एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से प्लेस करवा दिया। इट मींस सर हमने यहां कंसीडर किया दो बॉडीज को, एक का मास m1 सेकंड का मास m2, दोनों बॉडीज को स्ट्रिंग से अटैच करवाया और स्ट्रिंग को फिर मैंने पास करवा दिया पुली के ऊपर से। अगर मैं स्ट्रिंग को पास करवा दूं पुली के ऊपर से और अगर दोनों बॉडीज का मासेस डिफरेंट हो, अगर दोनों बॉडीज का मास चेंज हो, m1 अगर ज्यादा हो m2 अगर कम हो, हमने सिस्टम को इस तरह से कंसीडर किया कि m1 का मास ज्यादा है m2 का मास कम है। दैट्स व्हाई इट मींस अगर एक स्ट्रिंग से दो बॉडीज अटैच हो जिसमें से एक बॉडी का मास ज्यादा और एक बॉडी का मास कम, तो आपका सिस्टम क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा। जब सिस्टम अनबैलेंस होगा तो सिस्टम के पास कौन सी फोर्स होगी, अनबैलेंसिंग फोर्स होगी। जब सिस्टम के पास अनबैलेंसिंग फोर्स होगी तो सिस्टम क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करेगा और हम यहां उस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लेंगे। सो मेरा बेटा हमने सबसे पहले एक डायग्राम को ड्रॉ किया। मैं जितनी भी वर्डिंग बनाऊंगा डायग्राम से बनाऊंगा। एक बहुत डिटेल डेरिवेशन है ये बेटा, एक बहुत बड़ी डेरिवेशन है ये बेटा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह आपके लिए सिंपल बनाऊं, आसान बनाऊं और इसकी वर्डिंग को आपको अभी साथ साथ याद करवाने की कोशिश करवाऊंगा। सो बेटा इस डायग्राम को बहुत गौर से देखिएगा। मैंने कंसीडर किया दो बॉडीज को, कंसीडर टू बॉडीज हैविंग मासेस m1 और m2। मैंने दो बॉडीज को कंसीडर किया, इन बॉडीज के मासेस क्या है m1 और m2 और इन दोनों बॉडीज को एक स्ट्रिंग से अटैच करवाया और स्ट्रिंग को मैंने पास करवा दिया पुली के ऊपर से। मतलब मैंने
दो बॉडीज को कंसिडर किया, इन दोनों बॉडीज को मैंने स्ट्रिंग से अटैच करवाया और स्ट्रिंग को मैंने पास करवा दिया पुली के ऊपर से। M1 का मास M2 से ज्यादा है, आपके सामने भी देख लो बेटा डायग्राम में, M1 मैंने बड़ा ड्रॉ किया, M2 छोटा ड्रॉ किया। M1 का मास ज्यादा है, M2 का मास कम है, तो अगर एक स्ट्रिंग से दो बॉडी अटैच हो वो पुली के ऊपर से पास करवा दे, और M1 का मास अगर ज्यादा है, M2 का मास अगर कम है, दैट्स व्हाई M1 मूव कर जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और M2 मूव कर जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई मेरा बेटा कंसीडर two bodies having masses M1 and M2 are connected with a string and passing over a frictionless pulley. Since M1 is greater than M2, therefore M1 move downward. M1 M2 से ग्रेटर है, अगर M1 का मास M2 के मास से ग्रेटर है तो M1 मूव कर जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और M2 मूव कर जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। इट मींस आपका जो सिस्टम होगा वो अनबैलेंस हो जाएगा, और सिस्टम अगर अनबैलेंस हो जाए तो सिस्टम एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है। सिस्टम के पास अनबैलेंसिंग फोर्स होती है, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन ने क्या कहा सेकंड लॉ के अंदर, किसी भी सिस्टम के पास अगर अनबैलेंसिंग फोर्स मौजूद हो तो वो सिस्टम हमेशा एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है। That's why consider two bodies having masses M1 and M2 are connected with a string and passing over a pulley. Since M1 is greater than M2, therefore M1 move downward and M2 move upward, therefore unbalancing force is produced. So इसी डायग्राम को यूज करके हमने वर्डिंग बनाई, कंसीडर टू बॉडीज हैविंग masses M1 and M2 are connected with a string and passing over a frictionless pulley. Since M1 is greater than M2, it means M1 is greater than M2, therefore unbalancing force is produced. तो सिस्टम यहां पर unbalancing force को प्रोड्यूस करेगी। इनिशियली मेरा बेटा हमने ओवरऑल सिस्टम को यूज किया और पूरी वर्डिंग को आपके सामने ड्रॉ किया, और इससे रिलेटेड हमने यहां पे बात की, ओवरऑल कंडीशन के बारे में बात की, और ओवरऑल कंडीशन से जो वर्डिंग हमने ड्रॉ किया वो मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया। अब हम क्या करेंगे सर, हमें तो मालूम करना है एक्सेलरेशन को, हमें तो मालूम करना है यहां पर स्ट्रिंग की टेंशन फोर्स को। तो अब हम ये करेंगे, सबसे पहले अब हम बात करेंगे M1 के बारे में और M1 की फाइनल इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे, M2 के बारे में फिर बात करेंगे और M2 की फाइनल इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे, और उन दोनों इक्वेशन को हम यूज करके सिस्टम के फाइनली जो इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि एक्सेलरेशन और टेंशन मालूम करो, देन हम उस चीज की कैलकुलेशन को यहां पे परफॉर्म करवाएंगे। सो बेटा अब हम बात करते हैं सिर्फ M1 के बारे में, बहुत गौर से देखना, सिर्फ M1 को देखना। M1 इसे इग्नोर कर दो, ऐसा सपोज करो यहां पे कुछ है ही नहीं। M1 के बारे में बात करते हैं। M1 के ऊपर दो फोर्स अप्लाई हो रही है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसका नाम वेट आपने सिंबलाइज करवाया W1 से, और अपवर्ड डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हो रहा है फोर्स ऑफ टेंशन, इसको हमने सिंबलाइज करवाया कैपिटल T से। सो देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन M1, M1 के ऊपर दो फोर्स अप्लाई हो रही है। सपोज करो बेटा अगर M1 के ऊपर दो फोर्स अप्लाई हो, एक की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, नाम वेट है, सिंबलाइज W1 से किया, अपवर्ड डायरेक्शन से टेंशन फोर्स अप्लाई हुआ, सिंबलाइज T से किया, डायरेक्शन अपवर्ड है, नाम टेंशन फोर्स से, सिंबलाइज T से किया, तो इसका मतलब ये बना हमने एक बॉडी के ऊपर दो डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई किया। आओ एक एग्जांपल देता हूं, एक स्ट्रिंग है बेटा, एक एंड पे एक बच्चा मौजूद है, अनदर एंड पे एक और बच्चा मौजूद है, दोनों स्ट्रिंग को पकड़ के अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, दोनों स्ट्रिंग को पकड़कर अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो इट मींस एक स्ट्रिंग है, दो एंड के ऊपर दो बच्चे मौजूद हैं, अगर दोनों स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स को अप्लाई करें, जिस डायरेक्शन से फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा स्ट्रिंग उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, स्ट्रिंग उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगी। एक स्ट्रिंग थी बेटा, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, एक एंड से आपने फोर्स अप्लाई किया, एक एंड से आपने फोर्स को अप्लाई किया, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होता है बॉडी उस डायरेक्शन में मूव करती है। अगर M1 के ऊपर दो डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन से वेट, अपवर्ड डायरेक्शन से टेंशन, लेकिन बॉडी किधर जाती है, बॉडी तो मूव कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। Therefore, अगर एक बॉडी के ऊपर M1 के ऊपर दो डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्सेस को हम अप्लाई करवाएं और ये बॉडी अगर मूव कर जाए डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो इसका मतलब तो फिर ये बना यहां पर वेट ज्यादा है, फोर्स ऑफ वेट ज्यादा हो गया और फोर्स ऑफ टेंशन कम है। दैट्स व्हाई मेरा बेटा देयर आर two forces acting on M1, that is weight W1 downward and tension T upward. Since body move downward, body downward direction में move कर रही है, अगर body
डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसका मतलब तो फिर सिंपल हो गया कि यहां पे फोर्स ऑफ वेट ज्यादा है। फोर्स ऑफ वेट को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। यहां फोर्स ऑफ वेट ज्यादा हो गया और फोर्स ऑफ टेंशन कम हो गया, यानी W ज्यादा हो गया और टेंशन कम हुआ। दैट्स व्हाई देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन M1, दैट इज वेट W1 डाउनवर्ड एंड टेंशन T अपवर्ड। ये बेटा थोड़ा सा रिमूव हो गया मेरे कपड़ों से, होप सो कि आप समझ गए होंगे। So there are two forces acting on M1, that is weight W1 downward and tension T upward. Weight W1 downward and tension T upward. Since body move, body किधर जा रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बॉडी किधर जा रही है? M1 मैंने कहा ना बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और M2 अपर डायरेक्शन में, तो M1 किधर जा रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी वेट की डायरेक्शन में। देयरफॉर अनबैलेंसिंग फोर्स इज प्रोड्यूस, यानी आपने एक बॉडी के ऊपर दो डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्स को अप्लाई किया और बॉडी किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, और अगर बॉडी किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है तो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी उस डायरेक्शन का फोर्स ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई बच्चा बात हुई यहां पर अनबैलेंसिंग फोर्स के बारे में। तो सिंस बॉडी मूव डाउनवर्ड देयरफॉर अनबैलेंसिंग फोर्स इज प्रोड्यूस, और जब कभी अनबैलेंसिंग फोर्स का नाम आता है, अनबैलेंस फोर्स का नाम आता है, हमारे माइंड में एक ही लॉ आता है, दैट्स कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमने मेंशन किया अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F बराबर होता है, फोर्स बराबर होता है मार्क ma के। इट मींस बात हुई यहां पर M1 के बारे में, तो यहां पर M के साथ क्या लिखा? M1 लिखा। इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। इसके बाद मैंने एक सेंटेंस लिखा है बेटा, गौर से देखना, सेम अनबैलेंस फोर्स कैन आल्सो बी रिटन एज। इसी अनबैलेंसिंग फोर्स को हम एक और तरह से लिख सकते हैं। कैसे? अनबैलेंस का मतलब होता है डिफरेंस। जब कभी वर्ड आता है ना अनबैलेंस का, तो उसका मतलब होता है डिफरेंस। अनबैलेंस फोर्स यानी डिफरेंस ऑफ फोर्स। अब यहां पे दो फोर्स है, एक W1 और दूसरा है T, तो इन दोनों फोर्स का डिफरेंस, अब दोनों फोर्स में अगर डिफरेंस मालूम करनी है तो कैसे करेंगे? जिनमें से जो ज्यादा है उसे पहले लिखो, जो कम है माइनस करके बाद में लिख दो, दोनों में माइनस करवा दो। तो अब पता कैसे चलेगा कि इन दोनों में ज्यादा फोर्स कौन है? इन दोनों में वो फोर्स कौन सी है जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? तो सच सिंपल सी बात, बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करती है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव नहीं करती उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। बॉडी मूव करती है अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहां वेट ज्यादा हुआ वो, और टेंशन फोर्स क्या हुआ? कम। तो हम अगर अनबैलेंस यानी डिफरेंस मालूम करें, सेम अनबैलेंस फोर्स कैन आल्सो बी रिटन एज F बराबर होगा W1 माइनस T, क्योंकि W ज्यादा है और यहां टेंशन कम है, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई बेटा। अब यहां एक और चीज देखो बेटा, हमें पता है F बराबर किसके हुआ? W1 माइनस T, क्योंकि इसी अनबैलेंस फोर्स को मैंने एक और तरह से लिख के दिखा दिया। अब आपको पता है W किसके बराबर होता है? mg के बराबर होता है। वेट का फॉर्मूला होता है mg। अब अगर मैं W की जगह पर सब्स्टिट्यूट करवाऊं, F को F लिखा, W की जगह पर m1g, क्योंकि बात m1 के बारे में की जा रही है, g को नंबरिंग नहीं कर सकता क्योंकि g कांस्टेंट होता है और हमारे यहां कांस्टेंट को नंबरिंग नहीं करते। अच्छा, हमारे यहां का मतलब मेरे घर की बात नहीं हो रही, बात फिजिक्स की हो रही है। और जी को जी लिखा एंड देन टी को मैंने टी लिखा। इस इक्वेशन को नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। ये था इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशंस को चेक करो बेटा, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम, एफ और एफ दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। अगर मैं कंपेयरिंग करवा दूं इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, तो लेफ्ट बराबर है लेफ्ट के, तो राइट बराबर होगा राइट के। इट मींस लेफ्ट लेफ्ट के बराबर है तो राइट राइट के बराबर होगा, यानी m1a बराबर होगा m1g माइनस टी के। मैंने क्या लिखा? m1a माइनस टी इज इक्वल्स टू m1g माइनस टी। इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर ए का। ये m1 की फाइनल इक्वेशन आ गई और m1 की फाइनल इक्वेशन को मैंने नाम दिया इक्वेशन ए का। m1 की फाइनल इक्वेशन को मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर ए का। क्लियर मेरा बेटा? m1 के ऊपर दो फोर्स अप्लाई हुआ, देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन m1, there are two forces acting on m1, that is weight w1 downward and tension t upward. Since body move downward, therefore unbalanced force is produced. There are two forces acting on m1, that is weight w1 downward and tension t upward.
since body move downward therefore unbalanced force is produced which is given by according to Newton's second law. फिर same unbalanced force can also be written as, दोनों को कंपेयर किया, m1 की फाइनल इक्वेशन आ गई। अब बात करते हैं सेम बेटा m2 के बारे में। सर M2 के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है? सर M2 के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है? M2 के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है? M2 के ऊपर 2 फोर्स अप्लाई हो रही है। कैसे? बिल्कुल सेम जैसे यहां पे डील किया था। एक बात याद रखना, M2 किधर मूव करता है? अपवर्ड डायरेक्शन में। M2 मूव करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। इट मींस M2 के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हुई? 2 फोर्स अप्लाई हुई। एक वेट W2 जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, दूसरा टेंशन T जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, और बॉडी किधर जा रही है? अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। दैट्स व्हाई बच्चा, अगर मैं पूरी वर्डिंग बनाऊं, देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन M2, दैट इज वेट W2 डाउनवर्ड एंड टेंशन T अपवर्ड। सिंस बॉडी मूव अपवर्ड, क्योंकि M1 डाउनवर्ड जाती है और M2 अपवर्ड जाती है, क्योंकि एक स्ट्रिंग से अटैच है बेटा, तो बॉडी मूव कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन M2, दैट इज वेट W2 डाउनवर्ड एंड टेंशन T अपवर्ड। देखो आपके सामने इसी डायग्राम से वर्डिंग लिखी है, तुम्हें कुछ रटना नहीं है, तुमने डायग्राम ड्रॉ करनी है, देन पूरी वर्डिंग को ड्रॉ करना है। देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन M2, दैट इज वेट W2 डाउनवर्ड एंड टेंशन T अपवर्ड। सिंस बॉडी मूव, बॉडी किधर जा रही है? बॉडी किधर जा रही है बेटा? बॉडी मूव करती है अपवर्ड डायरेक्शन में। Therefore, unbalancing force is produced, which is given by, बिल्कुल सेम according to Newton's second law, F equals to ma। F बराबर होता है ma के, ma के। बात M2 के बारे में की जा रही है। That's why मैंने यहाँ पे क्या लिखा? M2। इस इक्वेशन को नाम दिया इक्वेशन नंबर 3 का, क्योंकि जो अनबैलेंसिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी उसे हमने न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग मेंशन किया। फिर एक सेंटेंस लिखा, सेम अनबैलेंस फोर्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज F इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से जो ज्यादा है उसे पहले लिखो और जो कम है माइनस करके उसे बाद में लिखो। अब पता कैसे चलेगा कौन ज्यादा है? बॉडी जिस डायरेक्शन में जाती है वो हमेशा ज्यादा होता है। अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो ऊपर की डायरेक्शन में क्या है? टेंशन, तो टेंशन ज्यादा है और वेट कम है। दैट्स व्हाई T माइनस W2। फिर क्या लिखा? सिंस W इज इक्वल्स टू mg, यानी अगर मैं W की जगह पर mg लिखूं तो फॉर्म क्या बनेगी? F इज इक्वल्स टू T माइनस M2g। इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 4 का। अगर मैं यहां पर इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों को कंपेयर करवाऊं, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा? सेम है। अगर लेफ्ट बराबर है लेफ्ट के तो राइट बराबर होगा राइट के, ये मैथ्स का रूल है बेटा। अगर मैं कंपेयरिंग करवाऊं तो इट मींस F इज इक्वल्स टू F है, तो इट मींस राइट पे क्या बनेगा? M2A, ये बराबर होगा T माइनस M2G के, यानी M2A इज इक्वल्स टू T माइनस M2G। इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर B का। इट मींस सर आपने इनिशियली क्या किया? ओवरऑल कंडीशंस को, आपने इनिशियली ओवरऑल कंडीशन को डील किया, फिर M1 को यूज किया और M1 की फाइनल इक्वेशन मालूम की, फिर M2 को यूज किया, M2 की फाइनल इक्वेशन को मालूम कर लिया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब क्या करेंगे सर? अब वो काम करते हैं जो हमें इस क्वेश्चन में करने के लिए कहा गया। वो कहता है कि भाई आपने एस्केलेशन मालूम करनी है। अब हम M1 की फाइनल इक्वेशन मींस की इक्वेशन नंबर A और M2 की फाइनल इक्वेशन इट मींस की इक्वेशन नंबर B, इन दोनों इक्वेशंस को यूज करेंगे और एस्केलेशन को कैलकुलेट करते हैं। सो मेरा बेटा बोर्ड पे देखेगा मैंने क्या लिखा? फॉर एस्केलेशन। अब बात करते हैं एस्केलेशन के बारे में, जो हमसे कहा ये गया कैलकुलेट करने के लिए। एस्केलेशन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैंने मेंशन किया कंसीडर इक्वेशन नंबर A एंड B। मैं दोनों इक्वेशंस को कंसीडर करता हूं। M1 की फाइनल इक्वेशन इक्वेशन A, M2 की फाइनल इक्वेशन इक्वेशन B, दोनों इक्वेशंस को मैंने कंसीडर किया। इक्वेशन A क्या है बेटा? M1A इज इक्वल्स टू M1G माइनस T। इक्वेशन 2 क्या है बेटा? इक्वेशन B क्या है बेटा? M2A इज इक्वल्स टू T माइनस M2G। इसके बाद फिर मैंने मेंशन किया मुझे एस्केलेशन को मालूम करना है। हमेशा याद रखना जब कभी एस्केलेशन को कैलकुलेट करना हो हमेशा दोनों इक्वेशंस को आपस में एडिंग करवा दीजिएगा, यानी एडिंग इक्वेशन नंबर A एंड B। मैं इक्वेशन नंबर A को और इक्वेशन नंबर B को आपस में ऐड करवाऊंगा। जब कभी एस्केलेशन मालूम करनी हो
दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करवा दीजिएगा। एडिंग इक्वेशन नंबर ए एंड बी, अगर मैं इक्वेशन ए को और इक्वेशन बी को आपस में ऐड करवा दूं तो आपको पता है लेफ्ट से ऐड होता है, राइट हैंड साइड से ऐड होगा। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है बेटा, m1a प्लस क्या लिखूंगा, m2a, यानी लेफ्ट हैंड साइड से ऐड हो गया, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है बेटा, m1g माइनस t प्लस राइट हैंड साइड पे फिर क्या लिखा है बेटा इक्वेशन बी में, t माइनस m2g, ये बेटा m2 लिखा है मैंने, ठीक है। इसके बाद सर माइनस टी प्लस टी क्या हुआ बेटा, कैंसिल, क्या बचा यहां पर सर, इन दोनों में कॉमन क्या है सर, इन दोनों में कॉमन है a, अगर मैं a को कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा, m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या बचा बेटा, m1g माइनस m2g, इट मींस a इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2, इन दोनों में कॉमन क्या है, m1g माइनस m2g, इन दोनों में कॉमन क्या है सर, इन दोनों में कॉमन है g, अगर हम g को कॉमन निकालें तो यहां पे क्या बचेगा, m1 माइनस m2। सर इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, एस्केलरेशन को, तो बेटा अगर एस्केलरेशन कैलकुलेट करना है, मैं a को सेपरेट करूं, मैथ्स का एक रूल होता है, अगर आप किसी भी नंबर या वेरिएबल को एक साइड से दूसरी साइड पे शिफ्ट करवाते हो, अगर वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था लेफ्ट हैंड साइड पर, तो जब वो अनदर साइड पे जाएगा यानी राइट पे जाएगा तो वो हमेशा डिवीजन में जाता है, ये मैथ्स का रूल होता है। तो इट मींस ये ब्रैकेट जो है m1 प्लस m2 ये मल्टीप्लाई में है, अगर मैं इसे राइट पे लेके जाऊं तो क्या बनेगा बेटा, m1 माइनस m2, मल्टीप्लाई में था अदर साइड पे आया तो डिवाइड पे गया, m1 प्लस m2, मल्टीप्लाई विद g था, मैंने g को g लिख दिया। ये था बेटा एस्केलरेशन जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, वो हमसे कहता है एस्केलरेशन मालूम करो, हमने उसे एस्केलरेशन मालूम करके बता दिया। अभी एक चीज बाकी है, टेंशन भी हमें मालूम करना है, ये था एस्केलरेशन, हमने एस्केलरेशन को कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद देखिएगा, अगर मैं यहाँ टेंशन फोर्स को कैलकुलेट करूं, मैं यहाँ पर रिमूव कर रहा हूं बेटा, अगर मैं यहां अब टेंशन फोर्स को कैलकुलेट करूं, फॉर एग्जांपल मैंने मेंशन किया सबसे पहले फॉर टेंशन, अगर मैं यहां फोर्स ऑफ टेंशन को या टेंशन फोर्स को कैलकुलेट करूं, बिल्कुल सेम मेथड जिस तरह से आपने एस्केलेशन मालूम करना था, तो पहले दोनों इक्वेशंस को हमने कंसीडर किया फिर ऐड करवाया, सेम यहां पर भी पहले हम दोनों इक्वेशंस को कंसीडर करते हैं। मैंने मेंशन किया कंसीडर इक्वेशन नंबर ए एंड बी, हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर ए को और इक्वेशन नंबर बी को। बच्चा इक्वेशन नंबर ए क्या है, दिस वन, इक्वेशन बी क्या है बेटा, दिस वन। इट मींस इक्वेशन ए क्या है हमारे पास, बोर्ड पे देख के बताओ बेटा, m1a इज इक्वल्स टू m1g माइनस टी, क्लियर, यही है। इक्वेशन नंबर बी देखो बेटा क्या है, m2a इज इक्वल्स टू t माइनस m2g, दैट्स योर इक्वेशन नंबर बी। सर चले कंसिडर तो कर लिया आपने, जब एस्केलरेशन मालूम करना था तो आपने ऐड किया, अगर टेंशन मालूम करना हो तो क्या करेंगे, तो याद रखना जब कभी फोर्स ऑफ टेंशन मालूम करनी हो तो हम हमेशा दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइडिंग करवाते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर ए बाय बी, इक्वेशन नंबर ए को इक्वेशन बी से डिवाइड करवाएंगे। याद रखना बेटा लेफ्ट से डिवाइड होगा और राइट से डिवाइड होगा, इट मींस m1a अपॉन m2a इज इक्वल्स टू m1g माइनस t अपॉन t माइनस m2g। अब क्या हुआ सर, अब हुआ कुछ ये कि a से a क्या हुआ, कैंसिल हो गया। जज्बात में आगे t को t से भी कैंसिल मत करना, बीच में कौन है, लिंकर, प्लस माइनस लिंकर को कहा जाता है, और जब कभी प्लस माइनस मौजूद हो तो कभी भी डिवीजन डायरेक्टली कैंसिल नहीं होता, हम प्रीफर करते हैं समीशन को, यानी प्लस माइनस को प्रीफर करते हैं। कभी भी जब कभी प्लस माइनस आ जाए तो कैंसिल नहीं करना, यहां पे नहीं था तो मैंने डायरेक्टली कैंसिल कर दिया, समझ आई बात। क्या बचा यहां पर, m1 अपॉन m2, यहां पे क्या बचा बेटा, m1g माइनस t अपॉन t माइनस m2g। अब क्या करें सर, कुछ भी नहीं करो, कुछ भी नहीं करो सर, ये चीज यहां पे डिवाइड पे है, उठा के अदर साइड पे लेकर आओ इस कंप्लीट टर्म को, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, कैसे, m1 मल्टीप्लाई किससे होगा, t माइनस m2 से,
t माइनस m2 से। सो t माइनस m2 से। अब ये m2 यहां डिवाइड पे है, उठा के अदर साइड पे लेकर आओ। अगर मैं इस m2 को उठा के अदर साइड पे लेकर आऊं तो ये m2 किस पे जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। तो इट मींस हमारे पास फॉर्म क्या बनेगी बेटा, m2 इट इज इक्वल्स टू m1g माइनस का t। क्लियर बेटा, क्लियर बेटा। ये डिवाइड पे था, उठा के इधर लेकर आए मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड पे है, उठा के इधर लेकर आओ मल्टीप्लाई में। इट मींस सिंपल सी बात करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब कभी अपॉन वाली फॉर्म मौजूद हो, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म मौजूद हो। तो फ्रैक्शनल फॉर्म को खत्म करने के लिए, फ्रैक्शनल फॉर्म को लीनियर फॉर्म में लाने के लिए हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। सिंपल सी बात, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। अब क्या हुआ सर, m1 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाओ। m1 एक मरतबा t से होगा और एक मरतबा इससे मल्टीप्लाई होगा। इट मींस क्या बनेगा, m1 t माइनस m1 को इससे करवाओ बेटा, m1 m2g इज इक्वल्स टू, अगर मैं m2 को इस टर्म से करवाऊं, m2 पहले m1g से होगा फिर उसके बाद t से होगा, क्या बनेगा, m2 m1 m2g ऑर्डर में लिखा, और m2 को t से करवाओ, क्या बनेगा, m2t। ठीक है बेटा, हंसने की जरूरत नहीं है। इसके बाद m1 इसके बाद देखो बेटा, अब क्या करेंगे सर, तमाम t वालों को एक साइड पे कर लो, तमाम g वालों को एक साइड पे कर लो। ये माइनस का m2t है, उठा के अदर साइड पे लेकर आओ, प्लस का m2t। यहां पे क्या लिखा हुआ है, m1 m2g। ये माइनस का m1 m2g है, उठा के अदर साइड पे लेकर आओ, क्या बनेगा, प्लस का m1 m2g। अब इन दोनों में कॉमन क्या है सर, इन दोनों में कॉमन है t। अगर मैं t को कॉमन निकालूं इन दोनों में से, अगर इन दोनों में से मैं t को कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा, m1 प्लस m2। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, m1 m2g दोनों को सम करो तो क्या बनेगा, 2m1 m2g। हमें मालूम करनी है टेंशन को, मैंने t को t लिखा, 2m1 m2g। ये टर्म मल्टीप्लाई में था, उठा के अदर साइड पे लेकर आओ, डिवाइड पे जाएगा, m1 m2। ये था फोर्स ऑफ टेंशन, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया फोर्स ऑफ टेंशन की वैल्यू को। होप सो कि आप सबको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मेरे बेटा इन डेरिवेशन को नोट कर लीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इन तमाम कॉन्सेप्ट को, इन तमाम लेक्चर्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो और अच्छे से बेटा इन तमाम टॉपिक्स को रिव्यू कर लीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो फ़ौरन डिस्कस कीजिएगा। मेरे बच्चों अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे और हमें भी आप ज़मान में रखे। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।